संवाद की अगली कड़ी में एक ऐसी विभूति हैं जिनकी पहचान केवल एक क्षेत्र में नहीं है। वह केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही पहचान नहीं रखते हैं, वह सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी वैसी ही पहचान रखते हैं जैसे राजनीतिक क्षेत्र में रखते हैं। हमारी उद्घोषिका श्वेता जी जब परिचय करा रही थी हमारे साथ मंच पर मौजूद मुकेश नायक जी का, तो ये बात तो ठीक है कि मुकेश नायक जी मात्र 27 साल की उम्र में विधायक बन गए, युवक कांग्रेस के मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित प्रदेशाध्यक्ष रहे, चर्चित मंत्री रहे, लोकप्रिय मंत्री रहे। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मुकेश नायक जी हुआ करते थे और मुकेश नायक जी का मैं तब से फैन भी रहा। लेकिन मुकेश नायक जी जितने बढ़िया राजनीतिज्ञ रहे उतने ही बढ़िया कथावाचक भी रहे। रामायण की ऐसी कौन सी चौपाई है रामचरितमानस की जो मुकेश नायक जी को याद नहीं? श्रीमद् भागवत का ऐसा कौन सा प्रसंग है जो मुकेश नायक जी को कंठस्थ नहीं? रेड क्रॉस के माध्यम से काम की अगर बात करें तो क्या काम उन्होंने नहीं किया? महर्षि महेश योगी जैसी विभूति के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य भी मुकेश नायक जी को मिला। तो ऐसे विंध्य क्षेत्र में आज मुकेश नायक जी जो बगल में बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं, दमोह से विधायक रहे, पन्ना जिले के अंतर्गत विधायक रहे, वो हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा ऐसी विभूति का एक बार जोरदार तालियों से सम्मान हो। और मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। इतने सारे परिचय आपके साथ में हैं, पर उसके साथ साथ एक परिचय ये भी तो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आप प्रमुख नेता हैं। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आप प्रमुख नेता हैं जिसके साथ लोग इतिहास तो याद रखते हैं पर भविष्य को लेकर सशंकित रहते हैं। या भविष्य को लेकर आपकी बड़ी चिंता है, क्या कहते हैं अपनी भविष्य को लेकर, चिंताओं को लेकर? नहीं, हमें ऐसा लगता है ना अतीत में खोया हुआ रहना चाहिए, ना भविष्य के प्रति चिंतित रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा वर्तमान बहुत अच्छा है। देखिए, जो प्रश्न मूल में है आपके जी, उसका आंसर करना जरूरी है। इस देश में पिछले 30-35 सालों में भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे सवालों पर बहस बंद हो गई है। एक समय भारत में ऐसा था जब बड़े बड़े ज्ञानी प्रश्न उठाते थे और उससे भी बड़े बड़े ज्ञानवान लोग उसके उत्तर देते थे। आज देश का यह हाल है कि मूर्ख लोग सवाल उठाते हैं और पूरा देश उसमें गुत्थम गुत्थी करता है। देखिए, जो नैरेटिव चेंज करने का ट्रेडिशन है और भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर जो बहस बंद हुई, उसका बुनियादी कारण है कि पिछले 30-35 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक अलग राम की सृष्टि की है, एक अपने अलग राम को गढ़ लिया है। जी, 2 मिनट लूंगा मैं आपका। ये वो राम है जो शबरी के राम नहीं है, जो केवट के राम नहीं है, जो निषाद राज के राम नहीं है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा के राम नहीं है। ये राम पोलराइजेशन और मनोवैज्ञानिक लोगों के बीच में बंटवारे और रेखा खींचने के काम आते हैं। ये आस्थाओं का देश है, विश्वास का देश है, श्रद्धा का देश है। और मैं राम कथा बोलता हूं और इसलिए आप सहज रूप से समझ सकते हैं कि प्रभु राम से मेरा क्या संबंध है। एक प्रसंग है कि जब लंका के रणांगण में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई और विभीषण ने रावण की असंख्य सैन्य बल को देखा, ऐसा लगा जैसे काले मेघ उन्होंने धरती को और बादलों को ढक लिया हो। ऐसा असंख्य सैन्य बल, बड़े बड़े मायावी विमान, बड़े बड़े राक्षस और उनके बड़े बड़े शस्त्र। और बगल में राम को देखा तो पैर में पादुकाएं नहीं, शरीर में कवच नहीं, आजू बाजू मूक और भावहीन बंदर भालू खड़े हुए। तो विभीषण ने कहा, भगवान राम से प्रेम के अधीर होके भगवान के ऐश्वर्य को भूल गया और कहने लगा कि भगवान इन पर कैसे विजय होगी, है ना। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जीतव वीर बलवाना।
तब भगवान ने उसको उत्तर देते हुए कहा, ध्यान से देखो विभीषण, हमारे पास एक धर्म का रथ है, सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, जिसमें शौर्य और धैर्य के पहिए लगे हैं। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, जिसमें सत्य और शील की ध्वजाएं लहरा रही हैं। दम विवेक बल परहित घोड़े, जिसमें संयम के, विवेक के और परोपकार के घोड़े जुटे हुए हैं। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, जिसमें क्षमा कृपा और समता की लगामें लगी हुई हैं। ध्यान से देखो, जब भगवान ने उसको उपदेश दिया तब उसको अपने निज स्वरूप का ज्ञान हुआ और भगवान के जो ऐश्वर्य को वो भूल गया था उसका बोध हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, ये राम जो 30-35 सालों में भारत में गढ़े गए हैं, ये उन विभीषण के राम नहीं है, ये वोट दिलाने के काम आने वाले राम है, ये विभाजन करने वाले राम है, ये पोलराइजेशन करने वाले राम है। बात तो बड़ी सुंदर कर दी आपने नायक जी। तो कांग्रेस के पास कौन से राम है? कांग्रेस के पास तो वो राम है कि जिस गीता प्रेस ने 100 साल से इस देश में सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। ये जो रामचरितमानस की चौपाइयां आप यहां सुना रहे हैं और लोग बने मन बुदबुदा ले रहे हैं, उन्होंने गीता प्रेस की इन किताबों से पढ़ा। आपकी पार्टी को तो गीता प्रेस को मिलने वाले सम्मान पर भी ऐतराज है, तो आपके कौन से राम है? ये तो सवाल है ना। ये इस विषय पर बहुत लोगों को भ्रम है। सामने बैठे सभी लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस रेफरेंस में ये बयान आया है, मैं सहमत हूं या नहीं हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन जिस रेफरेंस में ये बयान आया है, आजादी की लड़ाई में गीता प्रेस गोरखपुर ने महात्मा गांधी के खिलाफ 5 लेख छापे थे। ये 5 लेख, जिसमें महात्मा गांधी को भारत की भूमिका को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर, आजादी की लड़ाई को लेकर महात्मा गांधी की बहुत तीखी आलोचना की गई थी और उसमें उनके समतामूलक और समावेशी दृष्टिकोण को क्रिटिसाइज किया गया था उन लेखों में। उसको, उन लेखों को लेकर यह आपत्ति जताई गई है कि जिस गीता प्रेस गोरखपुर ने महात्मा गांधी के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अभियान चलाया, उस गीता प्रेस गोरखपुर को आपने महात्मा गांधी सम्मान दे दिया। ये इस बात को लेके अब मैं ये बता दूं कि मैं सहमत हूं या नहीं हूं। देखिए, सनातन धर्म संस्कृति का जो वैचारिक आंदोलन है, उसमें जो अनुराग और भक्ति की महिमा है, जो भारत के आध्यात्म, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धाओं में जो गहराई है, उसको रेखांकित करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत महत्वपूर्ण काम इस देश में किया है और उनकी भूमिका को लेकर मैं कभी उनकी आलोचना नहीं कर सकता। और गीता प्रेस गोरखपुर ने जो भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा, हमारे वैदिक वांग्मय, यहां तक कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और गंधर्ववेद, इससे लेकर जो वेदों का यूनिफाइड फील्ड है, जिसमें शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशाख, न्याय, वैशेषिक, अरण्यक, ब्राह्मण्य, सांख्य, योग, दर्शन, कर, मीमांसा, ज्योतिषमती प्रज्ञा, उपनिषद, शास्त्र और पुराण, वेदों के इन 27 क्षेत्रों का जो गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशन किया है, उसको लेके हम सदैव उसके प्रति नतमस्तक रहेंगे और अनुग्रह भाव से भरे रहेंगे और इस भूमिका की हम प्रशंसा करते हैं और हम उनकी कभी आलोचना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इतनी सावगोई से बात करने के लिए एक बार मुकेश नायक जी के समर्थन में जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन कांग्रेस को लेकर सवाल है ना नायक जी, मुकेश नायक जी को लेकर सवाल थोड़ी है। अब आप बताइए ना, इस कांग्रेस पार्टी पे मध्य प्रदेश की जनता, विंध्य की जनता कैसे भरोसा करे? कर्नाटक में चुनाव होता है तो बोलते हैं कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात होती है तो बजरंग सेना का कांग्रेस में विलय कराएंगे। समझ ही नहीं आता है कि आप चाह क्या रहे हैं। एक तरफ ये भाजपा के राम वो राम नहीं है आप कहेंगे, और कांग्रेस के दफ्तर में कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का जय घोष कराएंगे। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आप हम लोगों को नहीं समझ पा रहे। थोड़ा समझाइए। नहीं, मैं इसका सीधा उत्तर देना चाहता हूं जी, बिना किसी लाग लपेट के। देखिए, पिछले 30-35 सालों से भारत में भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। आप यही पूछना चाहते ना कि कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है, तो इसका आंसर कर देता हूं। अगर बीजेपी ये कह रही है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, तो 200 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, हिंदुओं को 100 रुपए लीटर क्यों नहीं दे रहे? अरे सुनिए प्रभु, मैं बात ये, अरे
वोट लेने के लिए हिंदू है, बाकी में सब बराबर है। ये बुराई में समाजवाद है, बीमारी में समाजवाद है, और जब स्वस्थ रहे तो समाजवाद नहीं है। ऐसे कैसे होगा? आप हिंदुओं को, मैं बात कर रहा हूं कि आप हिंदुओं को दे क्या रहे? मैं चाहूंगा कि चर्चा की आप बनी रहे। क्या दे रहे हिंदुओं को? मैं ये बात कर रहा हूं जी। आप जब इतने बड़े पैमाने पर भारत में हिंदुओं का वोट ले रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इतने बड़े देश में हिंदुओं को सहूलियत क्या दे रहे हैं? आप रोजगार दे रहे हैं, आप महंगाई में कमी कर रहे हैं हिंदुओं को। 54% महंगाई बढ़ी है पिछले 8 सालों में, 54% महंगाई बढ़ी है देश में। आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, आप कह रहे हैं कि माननीय हमारे शुक्ला जी ने कहा कि गुणात्मक रूप से मध्य प्रदेश में बजट की योजना का आकार बढ़ा है, गुणात्मक रूप से। मैं जब मंत्री था तब 21,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश का बजट था। जब मैं पहली बार विधायक बना तो पहले साल का बजट 3600 करोड़ रुपए था। जब भारत का पहला बजट बना 1951-52 में, तो पूरे भारत का बजट 225 करोड़ रुपए था। आज केवल भारत ने एक्सपोर्ट 30 लाख करोड़ का किया है, और 40,000 करोड़ का योजना का आकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और मध्य प्रदेश का बजट 3.5 लाख करोड़ है आज। और ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश भर ने योजना का आकार बढ़ाया। अगर शुक्ला जी आप ये बता देते कि महाराष्ट्र का बजट कितना बढ़ा, उत्तर प्रदेश का बजट कितना बढ़ा, आंध्र प्रदेश का बजट कितना बढ़ा, राजस्थान का बजट कितना बढ़ा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बजट कितना बढ़ा, तो श्रोता समझ पाते कि ये ग्रोथ समान रूप से पूरे भारत की हो रही है या केवल मध्य प्रदेश भर की हो रही है। आप सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की बात करते, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपने बिजली की बात करी। मैं उस समय मिनिस्टर था जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य एक थे। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार ने विद्युत परियोजनाओं पर, सिंचाई परियोजनाओं पर, छत्तीसगढ़ भारत का सबसे गरीब राज्य होने के नाते पूरी शक्ति वहां लगाई बिजली के उत्पादन के लिए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए, औद्योगिक संगठनों के लिए। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को बिजली देना बंद कर दी, और मध्य प्रदेश में बहुत कम बिजली बची, जितनी जरूरत थी उतनी बिजली नहीं बची, और सरप्लस बिजली छत्तीसगढ़ में चली गई। ये कारण है हमारे पिछड़ने के और हमारे नॉन परफॉर्मेंस के। मैं दूसरी बात बता दूं, ये नहीं बताया शुक्ला जी ने कि कितना लोन लिया मध्य प्रदेश की सरकार ने। जी 25,000 करोड़ रुपए ऋण था मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर, 25,000 करोड़, और आज 3,90,000 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर लोन है। 3,90,000 करोड़, यानी टोटल वार्षिक योजना का पूछ लो शुक्ला जी से, 20% ब्याज में जाता है। 3.5 लाख करोड़ का 20% लगा लो, कितना लगा लो। अगर 5 साल में जितना हमारा बजट था जब हम मंत्री थे उतना ब्याज में चला जाता। और अगर उधार के द्वारा आपने सड़कें बनवा दी, ये वैभव उधार का जो दिखाई दे रहा है वो बना दिया, तो ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है? मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि हमने सुपर स्पेशलिटी बनाया। अब सुपर स्पेशलिटी की परिभाषा क्या है? मैंने सिद्धांता रेड क्रॉस सोसाइटी का हॉस्पिटल बनाया भोपाल में, जो आजादी के बाद जिस हॉस्पिटल सोसाइटी का आजादी के बाद हिमांशु भाई उस हॉस्पिटल ने लीवर ट्रांसप्लांट किया। किसी भी सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल में पहला हॉस्पिटल था जिसने लीवर ट्रांसप्लांट किया। आपने सुपर स्पेशलिटी बना दिया। जरा इनसे पूछो कि ये किडनी ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है क्या इनके हॉस्पिटल में? यूरोलॉजिस्ट है क्या इनके हॉस्पिटल में? इनके हॉस्पिटल में डीएम न्यूरोफिजिशियन है। राजन जी बता और इनके हॉस्पिटल, अरे यार 15 दिन छुट्टी पे रहता, 15 दिन आता, लोग पूरा बता रहे हैं। इनके यहाँ कोई भी अगर इनके यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये कह रहा है यूरोलॉजिस्ट है, तो ये बताएं। मैं मुकेश नायक जी आपको एक बार बताना चाहता हूँ, राजन जी अभी सभागार से बाहर नहीं गए, केवल मंच से उतरे, जवाब देने के लिए मौजूद है। आप उनकी गैर मौजूदगी में बयान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये बात ध्यान रहे। लेकिन आपसे जानना, उनकी मौजूदगी में बयान दे रहा हूँ, उनका बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन नायक साहब, आपसे जानने में बड़ी दिलचस्पी ये हो गई पूरे सभागार को, क्या है कि जब कभी भी मौका आता था तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोलने के लिए भाजपा के किसी व्यक्ति को बुलाए या नायक जी को बुलाए, इस पर तय करना मुश्किल होता था। ये हुआ क्या? आप तो दिग्विजय सिंह के बड़े पैरोकार हो गए।
ये 2003 के संदर्भ में लोग मानते थे कि बिजली और सड़क इन दो में जो बंटाढार हुआ उसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंटाढार हो गया। आप तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के विभाजन को दे दिए। ये दिग्विजय सिंह योजना का हृदय परिवर्तन हो गया क्या? हिमांशु भाई, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि क्या हुआ जी, है ना। ये जितनी बिजली परियोजनाएं मध्य प्रदेश ने बनाई थी और उस पर जो विपुल धनराशि खर्च की थी, चाहे वो हाइडल प्लांट हो, चाहे वो अपने थर्मल प्लांट हो, दोनों प्रकार के प्लांट सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बने थे। और जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो वो सब प्लांट छत्तीसगढ़ में चले गए। और जो बाकी प्लांट बनाए थे, भैया जानते हैं, राजेंद्र भाई हमारे ऊर्जा मंत्री रहे हैं, वो जानते हैं कि चाहे सिंघाजी परियोजना हो, चाहे इंदिरा सागर परियोजना हो, चाहे बाण सागर पर बनी हुई बिजली की विद्युत परियोजना हो, इसका काम कांग्रेस के जमाने में हुआ। केवल इन्होंने उद्घाटन किया और फीते काटे, और जब परिणाम आने का मौका आया तो स्वाभाविक रूप से जिसकी सरकार है उसको क्रेडिट मिल गई। अभी ये कह रहे हैं सतना और विंध्य प्रदेश की बात जी, जरा स्मार्ट सिटी का क्या हुआ जरा बता दें बैठे लोगों को। सतना के शहर के बीचों बीच एक सीमेंट प्लांट लगा है जो जहर उगल रहा है और पूरे लोग वो जहर पी रहे हैं। शहर के बीचों बीच सीमेंट प्लांट लगा है, नौकरी बाहर के लोगों को मिल रही है, धरती खोदी जा रही है सतना की, और सतना के लोग उस जो प्लांट जहर उगल रहा है उसको पी रहे हैं। ये हाल है इस शहर का। और उन्होंने खुद कहा कितना प्रेम यहां के लोगों ने दिया, कितनी सीटें जिताई, लोकसभा की सभी सीटें जिताई, विधानसभा की सीटें जिताई, इतना प्रेम दिया। उसकी तुलना में जो बीजेपी के नेताओं को मिला उसकी तुलना में जनता को बहुत कम मिला। जब इन्होंने अपनी आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि आप जब स्वयं मान रहे हैं कि भाजपा को इतना प्रेम मिला, तो आपने इसका कारण नहीं खोजा कि कांग्रेस को यहां से प्रेम क्यों नहीं मिलता, ना विंध्य में ना बुंदेलखंड में, क्या वजह है? प्रेम से क्यों वंचित रह जा रहे हैं? बता तो दिया आपको शुरुआत में ही कि जो धार्मिक धूल आंखों में झोंकी उससे धुंध पैदा हो गई और लोगों ने पूरे इलेक्शन पोलराइज हो गए और लोगों ने कभी भी जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों की तरफ देखा तक नहीं। असहमति है भाई, ये आंखों में धुंध मालवांचल में नहीं आई, ये धुंध ग्वालियर चंबल पूरे देश में आई। हम जब मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव में विंध्य और बुंदेलखंड की स्वर अलग थे और बाकी मध्य प्रदेश का स्वर अलग रहा। क्या कारण है कि इस इलाके में कांग्रेस के प्रति जनता का अनुराग एक लंबे समय से नहीं आ रहा? क्या कारण है कि लंबे समय से विधायक या सांसद कांग्रेस के टिकट पर जीत पाने में सफल नहीं हो पा रहे? मुकेश नायक इस अंचल के ही हैं, कोई तो कारण खोज पाए होंगे या केवल राम जी को जिम्मेदार ठहरा के नहीं मैं बताता हूं चाहते हैं? नहीं मैं बताता हूं आपको। देखिए, विंध्य और बुंदेलखंड दोनों अंचलों की आपने चर्चा की जी। यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स है, जो मतों का विभाजन है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। मालवा में और निमाड़ में बीएसपी नहीं है जी, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी नहीं है, यहां बीएसपी है और अनेक विधानसभा क्षेत्रों में 15 से 17 हजार वोट बीएसपी को मिलता है। और जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट है उसके विभाजन के कारण और दूसरा पोलराइजेशन के कारण, दूसरा बड़ा कारण है उसके कारण, और तीसरा कारण है बीजेपी का संगठन मजबूत है। 3 कारणों से पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी ने बुंदेलखंड और विंध्य में हमसे ज्यादा बढ़त ले ली। लेकिन आज पिछले 3 सालों पर आपने चर्चा की बात कही थी, ये राजेंद्र शुक्ला जी भी खुद इस बात को मानेंगे कि पिछले 3 साल से बीजेपी के अंदर इस बात की बहस चल रही है कि शिवराज सिंह का चेहरा सामने रखा जाए कि नहीं रखा जाए। ये आम लोग भी जानते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। उसका कारण ये है कि लोगों को ये विश्वास नहीं है कि शिवराज सिंह का चेहरा सामने रखकर हम फिर से उस तरह का विश्वास अर्जित कर सकते हैं जो पिछले चुनाव में हमने किया है। हर 15 दिन में खबर आ जाती है कि शिवराज सिंह बदल रहे, हर 15 दिन में। ये राजनीतिक अस्थिरता बीजेपी के अंदर इसलिए है कि एक मैं कहानी बता दूं आपको। नहीं, देखिए पहले उससे पहले ये बताओ कि खबर तो आती है पर होता नहीं, क्यों होता? इसलिए नहीं कि
इन पिछले 15 सालों में, क्योंकि आप केवल खबर उड़वा सकते हैं, नहीं, करवा नहीं सकते। पिछले 15 सालों में बीजेपी ने कोई नेता पनपने ही नहीं दिया। एक नेता पनप रहा था राजन शुक्ला बिंद में, उसको ही घर बिठा दिया। ये तो काम है बीजेपी के नेताओं का। जब आप लीडरशिप को इंप्रूव नहीं करेंगे, नेताओं को पनपने नहीं देंगे, दूसरी पंक्ति के नेताओं को आने नहीं देंगे। शिवराज सिंह ने पिछले 18 सालों में कोई अपना विकल्प तैयार ही नहीं किया, बनने ही नहीं दिया किसी को। जब लोग कहते हैं कि जनता का विश्वास तो चला गया है, लेकिन विकल्प देखो तो विकल्प मिलता ही नहीं है। पूरी लीडरशिप दूसरी पंक्ति की खत्म कर दी गई। ये हुआ। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए ना, ये कांग्रेस में कौन से विकल्प दिख रहे हैं आपको? ये विंध्य क्षेत्र में ऐसा कौन सा कांग्रेस का आपको दिग्गज नेता दिखाई दे रहा है? थोड़ा हमें भी तो पता चले ना। आपको भाजपा के संदर्भ में सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस में कुछ क्यों नहीं देखते मुकेश नायक जी? एक से बढ़ के एक नेता है विंध्य में और बुंदेलखंड में कांग्रेस के पास। वो बैठा है हमारा सिद्धार्थ, उससे बड़ा नेता बीजेपी के पास है कोई विंध्य क्षेत्र में? जी बताइए। हमारे नीलांशु चतुर्वेदी, यंग एमएलए, बहुत सारे लोग हैं हमारे क्षेत्र में जो तैयार बैठे हैं। और अब जो परिवर्तन और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो सतह पे आने लगा है, दिखाई देने लगा है। पूरे राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी है कि अब जो है बहुत हो गया, बहुत दे दिया वोट, अब परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन की भूख निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और मैं ये देख रहा हूं, आपने कांग्रेस के नेतृत्व की बात करी, आपने कहा था कमलनाथ जी के पास 40 साल का अनुभव है। जी हिमांशु जी 40 साल का नहीं है, 45 साल का तो उनका संसदीय जीवन है। 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पूरे देश में 45 साल लोकसभा के सदस्य रहे हैं। केंद्र में मंत्री रहे हैं, केंद्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, विपक्ष के राज्य में नेता रहे हैं। इतना अनुभवी नेता जिसने इतने फोरम पर काम किया हो, कोई भारतवर्ष में दूसरा बता दो जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास है आज। अगर यही पैमाना है तो आपसे जानना यह कि एक तरफ कमलनाथ का आप उदाहरण दे रहे हैं, एक तरफ सिद्धार्थ कुशवाहा और नीलांशु चतुर्वेदी को आप भाजपा से बड़ा नेता बता रहे हैं। क्या स्थिति हो गई नायक साहब आपकी? जिस कांग्रेस के पास विंध्य में एक समय अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब आप सिद्धार्थ कुशवाहा जो भविष्य की संभावना है, जो नीलांशु चतुर्वेदी भविष्य की संभावना है, उनसे वर्तमान में भी काम चलाना चाह रहे हैं। जो माननीय श्रीनिवास तिवारी और माननीय अर्जुन सिंह जी रहे हैं, उनको नेता बनने में और शीर्ष पे आने में 30-35 साल लगे हैं। अभी हमारा सिद्धार्थ पहली बार एमएलए बना है। 30-35 साल बाद देखना कहां जाके खड़ा होता है। यही तो मेरा सवाल था आपसे कि कांग्रेस ने अपने कौन से नेताओं को रहने दिया? अजय सिंह जी का दर्द पूछिए, राजेंद्र सिंह जी का दर्द पूछिए, आपको राजेश शुक्ला जी का दर्द दिखाई दे रहा है। ये अजय सिंह और राजेंद्र सिंह का दर्द कौन सुनेगा? अजय सिंह जी को कांग्रेस ने बहुत दिया जी, इतने बार मंत्री बनाया, 2 बार विपक्ष का नेता बनाया जी, फिर वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अजय सिंह जी कहां अप्रासंगिक हो गए हैं? वो जनता के बीच में है और उनकी लीडरशिप बनी हुई है और आगे भी वो संभावना से भरे हुए हैं। इतने सब होने के बावजूद, इतना महत्व मिलने के बावजूद भी जनता कांग्रेस को वोट नहीं देती, तो खोट किसमें है? आपके चुने हुए नेताओं में या जनता में? देखिए, जनता को तो दोषी कभी माना नहीं जा सकता। जनता का कैसे दोष है ये कैसे कह दे? तो बाकी तो लोग खुद ही समझ लें। बाकी लोग खुद ही समझ लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। जिसको जो समझ में आए, सब पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं कि देश की राजनीति कैसे चल रही है। समझ पर मुहर लगा रहे मुकेश नायक जी। एक बार सारी समुदाय की तालियां अपने खुद के लिए। और इसके साथ में अब आखिरी दौर की बातचीत में आते हैं नायक साहब। बड़ा लंबा समय हो गया कांग्रेस को, जैसे तैसे सत्ता में आए तो 15 महीने को लेकर भी भाजपा लगातार घेरती रहती है, कमीशननाथ, कपटनाथ। क्या लगता है 15 महीने इस चुनाव में ताकत रहेंगे या कमजोरी रहेंगे? देखिए, पिछली बार जिस तरह का जो खरीद फरोख्त हुई है, पिछली बार जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया गया है, मुझे लगता है इस बार नहीं होगा। इसके विस्तार में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने बैठे हैं, अमर्यादित होगा कुछ भी बोलना, उचित नहीं होगा। इसलिए मैं केवल इतना संकेत करता हूं कि इस बार हमारा जो मार्जिन है इतना होगा। बावजूद इसके आप देखो कि ये बारिश का समय आ गया, मानसून का,
जी। मध्य प्रदेश में जो घोषणाओं का मानसून है वो लगातार चल रहा है। अनवरत शिवराज सिंह की घोषणाओं की अजस्त्र वर्षा हो रही जनता के ऊपर। एक कहावत है कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने 53वीं शादी की। जब 53वीं शादी की और सुहागरात में अपनी पत्नी से मिला तो उसको ये पता ही नहीं था कि इससे पहली बार एक बार और शादी कर चुका है। एक मोहंद्रा जगह है पवई विधानसभा क्षेत्र में, उसमें तीसरी बार शिवराज सिंह जी ने कॉलेज की घोषणा की तो मंच में बैठे एक आदमी ने कान में जाके कहा, या महानुभाव पहले 2 बार और कर चुके हैं आप। मैहर में जिला बनाने की घोषणा की कि नहीं की? बन गया जिला। आपने नहर की बात की, बरगी बांध की। आज भी लोग रास्ता देख रहे हैं कि बरगी बांध की नहर कब आएगी। ये सच है कि नहीं? अब 18 साल हो गए आपको, अब कह रहे हैं कि अब आ जाएगी, कल आ जाएगी। 18 साल आपको जनता ने दिए और आप कल की बात कर रहे हो, आज की बात कर ही नहीं रहे हो। ये कैसे है? आप कह रहे हैं हवाई जहाज से उड़ेंगे आदमी, कितने लोग जाएंगे हवाई जहाज से? एक छोटी टैक्सी चली थी भोपाल से रीवा तक, उसके लिए सवारियां नहीं मिलती थी आने के लिए, बंद करना पड़ी उसको। अब आप बोइंग चलाओगे तो बोइंग अकेला आएगा क्या? हाँ, बैठेगा कौन उस पर? मतलब आपको विंध्य में इतनी संभावना नहीं दिखती, विंध्य के लोगों का इतना दमखम नहीं दिखता कि आने वाले समय में वो विमान की यात्रा कर सकेंगे? विंध्य पे आपका इतना विश्वास? मैं विंध्य के लोगों के दमखम की कोई बात करता ही नहीं। वो तो विंध्य के लोग तो शेर हैं, उनमें बहुत दमखम है, लेकिन जेब के दमखम की बात कर रहा हूं मैं कि आप पहले विंध्य के लोगों की इतनी क्रय क्षमता तो बढ़ाओ कि 8-10 हजार का टिकट खरीद सके, बाद में बोइंग चलाओ। जब टैक्सी नहीं चली, उसका किराया इतना कम था, 10 आदमियों को लाता था और ले जाता था, 10 आदमियों को। वो ट्रैफिक नहीं मिला हवाई जहाज के लिए, तो जब जिस बोइंग में 200 आदमी बैठते हैं उसके लिए ट्रैफिक मिल जाएगा। पर आखिरी जो हमारी बातचीत है वो तो विंध्य के संदर्भ में है। राजेश शुक्ला जी ने बड़ी दमदारी से कहा, भाई विंध्य तो पूरी तरीके से बदतर हालात में था, बड़ी मेहनत लग रही है हम लोगों को विंध्य को ठीक करने में। 18-20 साल में काफी कुछ ठीक कर दिया है, बस अब अंतिम रूप से ठीक होने वाला है। इस आरोप पे क्या कहना है? विंध्य के साथ आप लोगों ने ऐसा क्यों किया भाई? अब और क्या ठीक होगा भैया? जब विकास यात्रा निकली इनकी तो लोगों ने कहा नेताओं से कि आपका विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ है? आपने जिले भर की जमीनें खरीद ली, आपने के पास साइकिल थी, आपने स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर खरीद ली, आपने महल जैसा मकान बना लिया, आप जिले में आपके मुनीम बैठे हैं खाता लिए कि किसकी जमीन बिक रही है, नाम बताओ, जाके हमें खरीदना है। और कितना विकास करोगे भैया? आप थोड़ा 18 साल में अपना बहुत विकास कर लिया, अब जरा छोड़ो कुर्सी। तो अब आप लोगों को विकास का मौका दें? नहीं, जनता को विकास का मौका दें। तो आखिरी सवाल मुकेश नायक जी संवाद का, कांग्रेस के पास ऐसा क्या है बताने के लिए जिसके आधार पर आपको लगता है कि अब भाजपा ने यहां के लोगों को भी कांग्रेस के साथ जाना चाहिए? आखिरी सवाल। कांग्रेस के पास एक अपना स्वर्णिम इतिहास और विरासत है। इस देश में इतनी लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकसभा से लेकर ग्राम पंचायत तक, ये कांग्रेस की देन है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर दुनिया का भारत, ये कांग्रेस की देन है। भारत का संविधान, ये कांग्रेस की देन है। समता मूलक दृष्टिकोण, ये कांग्रेस की देन है। एक समावेशी दृष्टिकोण, ये कांग्रेस की देन है। पूरी दुनिया में यहां का नागरिक जो शांति, सौहार्द और मिलजुल कर काम करने के लिए जाना जाता है, और पूरे दुनिया में यहां की वर्कफोर्स को जो अप्रिशिएट किया जाता है, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने इस देश में एक गंगा जमुना संस्कृति के लिए अपनी आहुति दी, और आज भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके कारण हमें यह समझा जाता है कि हम केवल एक वर्ग का समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत की सामूहिक चेतना 140 करोड़ लोगों की इस देश के निर्माण में लगे, सृजन में लगे। हम मिलजुल कर काम करें, काम करने का वातावरण हो, देश में शांति हो और विकास के अवसर सबके लिए बराबर से मिले। नायक साहब, 2 शिकायत है। एक तो हमने पूछा था कि भाई आप ऐसा क्या करें जिसके कारण यहाँ की जनता आप पे भरोसा करे, तो आपने हमें सारे नारे बता दिए, ये नहीं बताया कि क्या करेंगे। एक तो ये। दूसरा, हमने विंध्य क्या भरोसे की बात कही थी, भाई विंध्य से आपको भरोसा नहीं मिल रहा, तो आपने इस बार विंध्य के संदर्भ में बात नहीं की, पूरे 140 करोड़ लोगों की बात की। ये विंध्य के लोगों के भरोसे के लिए सवाल था, विंध्य के लिए बताने के लिए कुछ नहीं किया नायक साहब आपके पास। विंध्य के लिए काम करेंगे,
यहाँ के औद्योगिक संगठनों के लिए, यहाँ की जो बची हुई सिंचाई परियोजनाओं के लिए, यहाँ की अधूरी नहरों के लिए, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नहीं है उसमें डॉक्टर की पोस्टिंग के लिए है, और जो भी काम अधूरे रह गए हैं उन अधूरे कामों को हम लोग पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो नायक साहब बता रहे हैं भाई, भाजपा के कार्यकाल में जो कुछ भी अधूरा रह गया है तो चिंता ना की जाए, अगर उन्हें मौका मिला तो उन सारे अधूरे कार्यों को पूरा कर देंगे। अब ये राजेश शुक्ला जी को तय करना है कि चुनाव तक भाजपा कोई काम अधूरा छोड़ेगी या काम पूरा कर देगी। तो भाई काम पूरा हो गया तो मुकेश नायक जी को मौका देने की क्या जरूरत है। पर कुल मिलाकर मुकेश नायक जी और उनकी पार्टी का हौसला बुलंद है। उनकी बातों से लग रहा है कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि विंध्य और बुंदेलखंड की जो जनता लंबे समय से उनसे रूठी हुई है, इस बार कुछ ना कुछ मोहब्बत जरूर उनके प्रति भी दिखाएगी। तो नायक साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इतने भावपूर्ण और धारापूर्ण तरीके से आपने बातें रखी है। उम्मीद करते हैं इन बातों का कुछ ना कुछ प्रभाव तो जनता तक पहुंचेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के साथ बनने के लिए। और दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां मुकेश नायक जैसे विद्वान का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।